वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस गाइस। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको क्लास 11th की हिस्ट्री विश्व इतिहास के कुछ विषय इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। एक बार हम इसका सिलेबस देख लेते हैं 2025-26 सेशन के अकॉर्डिंग। इस बुक में आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट, उसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो आइए अपना फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, लेखन कला और शहरी जीवन। देखो, इस चैप्टर के अंदर ना आपको बेसिकली मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उस सभ्यता के बारे में पढ़ना और उसके साथ साथ उस सभ्यता में जो लेखन कला स्टार्ट हुआ, जो शहरी जीवन स्टार्ट हुआ, इन चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझने से पहले हमें मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है इसे भी समझना होगा। देखो, मेसोपोटामिया जो शब्द है ना, वो यूनानी भाषा की दो शब्द हुआ करते थे। एक था हमारा मेसोस और एक था पोटेमोस। इन दो शब्दों से मिलकर जो हमारा मेसोपोटामिया बना है। अब ये मेसोस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मध्य और इसका मतलब होता है नदी। इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना था? मेसोपोटामिया। जब इस शब्द को साथ में पढ़ते हैं तो इसका जो मतलब निकलता है, दो नदियों के बीच की जो भूमि थी उसे हम मेसोपोटामिया कहा करते थे। ठीक है, अब वो दो नदी कौन कौन सी थी? तो देखो, मैंने यहाँ पे मैप भी लगा रखा है, आप मैप में देख सकते हैं। ये जो फरात नदी है और जो दजला नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र था ना, ये जो बीच का क्षेत्र था, ये हमारा मेसोपोटामिया हुआ करता था। आपको इन नदियों के नाम भी याद रखने हैं क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। देखो, अब ये जो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया के होने के कारण ना क्या हुआ, यहाँ की जो भूमि थी, जो यहाँ का क्षेत्र था ना, वो काफी उपजाऊ था क्योंकि यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ पे नदियां हैं। अब नदियों के आसपास का जो इलाका होता है ना, वो काफी उपजाऊ होता है। वो जो भूमि थी उनकी, वो खेती के लिए काफी अच्छी हुआ करती थी। देखो, और ऐसा ही माना जाता है ना, जो मेसोपोटामिया था ना, यहीं पर सबसे पहले शहरी जीवन, मतलब क्या हुआ करते थे, लोग सबसे पहले गाँवों में रहा करते थे। मतलब एक सही तरीके से उनकी जो बसावट थी वो नहीं थी। तो अब लोग गाँवों को छोड़कर शहरों के अंदर आके बसने लग गए। उन्होंने शहर बनाए, नगर बनाए, जहाँ पर खेती हुआ करती थी, पशुपालन हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। ये सारी चीजें अब शहरों के अंदर होने लगी और नगरों का निर्माण होने लग गया। तो शहरी जीवन जो स्टार्ट हुआ वो भी हमारा मेसोपोटामिया से ही माना जाता है। देखो, अब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय, आज के समय में मेसोपोटामिया को मेसोपोटामिया के नाम से नहीं जानते। मेसोपोटामिया आज के समय में हम इराक के नाम से जाना जाता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कर ले कि वर्तमान समय में मेसोपोटामिया कौन सा देश है, तो हम क्या कहेंगे? इराक। ठीक है, आज के समय में मेसोपोटामिया को इराक के नाम से जानते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे मैप भी लगा रखा है। ये जो क्षेत्र था ये आपका इराक था। ठीक है, आप मैप में भी देख सकते हैं। इराक के बारे में आपने न्यूज में भी कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ठीक है, देखो, मेसोपोटामिया के अंदर जो पुरातात्विक खोजें स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी? 1840 के दशक में। 1840 का दशक का मतलब होता है 1840 से लेके 1850 का जो टाइम पीरियड था, इसके बीच में मेसोपोटामिया के अंदर जो खोजें थी वो स्टार्ट हुई थी। और जो पुरातात्विक का मतलब होता है जो कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कुछ मूर्तियां मिली, कुछ औजार मिले, कुछ मुद्राएं मिली, कोई घर मिला, इस तरीके के जो साक्ष्य मिलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। मेसोपोटामिया के जो कुछ फेमस नगर थे जैसे उरूक था, मारी था, इन जगहों पे ये खोजें, पुरातात्विक खोजें काफी लंबे समय तक चलती रही। ऐसी जो खोज आज तक भारत के अंदर इतनी लंबी खोज अभी तक नहीं चली है। देखो, भारत की भी एक सभ्यता है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। बस आपको भी इतना ही पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ना, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। समकालीन का मतलब होता है जिस टाइम पे मेसोपोटामिया की सभ्यता रही होगी उसी टाइम पीरियड के आसपास भी सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा की सभ्यता भी रही होगी। अब देखो, हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? देखो, जानकारी, किसी भी सभ्यता की जानकारी के ना दो तरीके के स्रोत होते हैं। मतलब दो तरीकों से हमें किसी भी सभ्यता के बारे में पता लगता है। एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य और एक होता है साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक का मतलब आपको मतलब बताया ही था, जिसमें हमें इमारतें मिलती हैं, कुछ मूर्तियां मिल जाती हैं, कुछ आभूषण मिलते हैं, कुछ कब्रें मिलते हैं, कुछ औजार मिलते हैं, कुछ मुद्राएं मिलते हैं। इस तरीके के जो साक्ष्य मिलते हैं ना, ये सारे पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। और इसके अलावा साहित्यिक मतलब जो लिखित रूप में हमें कुछ साक्ष्य मिलता है, जैसे कोई ग्रंथ मिल गया, कोई बुक मिल गई, कोई दस्तावेज मिल गया, इस तरह के जो साक्ष्य मिलते हैं उसे हम साहित्यिक साक्ष्यों के रूप में जानते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, बाइबल का एक भाग आता है, बाइबल का एक पार्ट आता है जिसे हम ओल्ड टेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। इस पार्ट के अंदर भी हमें मेसोपोटामिया का उल्लेख, मेसोपोटामिया की जानकारी देखने को मिलती है। और एक और स्टोरी है बाइबल के अंदर ना, हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है, जल प्लावन की स्टोरी। अभी जल प्लावन की स्टोरी क्या है? क्योंकि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कभी कभार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है।
देखो बाइबल की स्टोरी के अंदर जो जलप्लावन की स्टोरी थी ना, इसमें क्या होता है, परमेश्वर जो भगवान थे वो धरती पे एक व्यक्ति या फिर एक मनुष्य को भेजते हैं जिसका नाम था नोआ। अब क्या होता है ना, पूरी जो धरती थी ना वो पानी के अंदर डूबने वाली होती है। तो ऐसे में अगर पानी के अंदर सारी धरती डूब जाती तो सारे लोग मर जाते। तो ऐसे में भगवान इस व्यक्ति को भेजते हैं, नोआ नाम के व्यक्ति को, ताकि वो पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं उन सबके एक एक जोड़े को एक ऐसी नाव बनाए जिसके अंदर वो पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु है उनके एक एक जोड़े को उस नाव के अंदर रख सके और उस नाव के माध्यम से वो लोगों को बचा सके। इस तरीके की जो स्टोरी है ना, वो हमें बाइबल के अंदर देखने को मिलती है। ऐसी ही सेम स्टोरी जो है हमें मेसोपोटामिया के जो साहित्यिक ग्रंथ थे, जो साहित्यिक चीजें थी, उसके अंदर भी हमें सेम ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है। बस उस स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या था, जीवशूद्र या फिर उत्नपिष्टम, इस नाम से उस मेसोपोटामिया के लोग को ये जो स्टोरी थी, जो साहित्य था, उसके अंदर हमें इस नाम के कैरेक्टर को देखने को मिलता है। जबकि बाइबल के अंदर हमें नोआ नाम का कैरेक्टर दिखता है। ठीक है, बस आपको इनके कैरेक्टरों के नाम याद होने चाहिए और स्टोरी बाइबल के अंदर देखने को मिलती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही था। अब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, देखो कोई भी चीज किसी ना किसी चीज के लिए तो प्रसिद्ध होती है, कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसी कोई खूबी होती है जिस चीज के लिए प्रसिद्ध होती है। तो ऐसी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, वो भी कुछ चीजों के लिए फेमस थी, कुछ चीज के लिए प्रसिद्ध थी, जिन्हें हम पढ़ेंगे। देखो वो अपनी संपन्नता के लिए फेमस थी। संपन्नता का मतलब होता है वहां पे सारी चीजें उपलब्ध हुआ करती थी। वहां पे हरे भरे घास के मैदान, पहाड़, रेगिस्तान, झरने, खाद्य संसाधन, ये सारी चीजें वहां पर हमें देखने को मिलती है। और वहां की भूमि भी काफी उपजाऊ थी, वहां की सिंचाई की प्रणाली भी बहुत समृद्ध थी, क्योंकि नदियां, मैंने आपको बताया वहां पे नदियां थी, उन नदियों के माध्यम से ही वो लोग सिंचाई किया करते थे। ऐसी शहरी जीवन, तो कुछ शहरी जीवन जो स्टार्ट हुआ था वो मैंने आपको बताया मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुआ था। तो वहां के जो नगर बसे पड़े थे, जैसे उरू, काफी अच्छे तरीके से वहां के नगरों को बसाया गया था। और किस चीज के लिए फेमस थी, अपने विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए। देखो वहां का जो साहित्य था उस चीज के लिए ये लोग काफी फेमस थे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमें गिलगामेश का एक महाकाव्य है, ये देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वो लोग खगोल विज्ञान पर, गणित पर, इन सब चीजों पर भी इन्होंने काफी चीजें लिखी है। तो अपने साहित्यिक परंपराओं के लिए भी ये लोग काफी फेमस हुआ करते थे। ऐसी गणित और खगोल भी थे, वो गणित के ऊपर इन्होंने कई गणित के फॉर्मूलाज, गुणा भाग के सवाल, जमा घटा के सवाल, वर्गमूल के सवाल, इस तरीके के सवाल ये सभ्यता के लोग जानते थे। इसके साथ साथ ये लोग खगोल विज्ञान का होता है जिसके अंदर हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब चीजों की गणना करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। आप जैसे कि पता करते हैं कि आज सूर्य ग्रहण अब से कितने समय बाद लगेगा, चंद्र ग्रहण कितने समय बाद लगेगा, जिसमें हम तारों की गणना करते हैं, ग्रहों की गणना करते हैं, इस चीज को हम खगोल विज्ञान कहते हैं। तो ये लोग इन सब चीजों के बारे में भी काफी अच्छे से जानते थे। ठीक है, यही चीज थी जिसके लिए काफी प्रसिद्ध हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है हमारा मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मतलब इसका भूगोल का मतलब हमें यहाँ ये समझना है कि जैसे कि जो मेसोपोटामिया बसा पड़ा था हमारा पूरा, यहाँ पे क्या क्या चीजें थी, यहाँ पे नदियां थी, यहाँ पे पहाड़ थे, यहाँ पे रेगिस्तान था, या फिर वहाँ की जलवायु, वहाँ की भूमि किस तरीके की थी, यही सब चीजें हमें इसके भूगोल के अंदर समझ भी है। देखो मैंने आपको बताई दी कि वर्तमान समय में जो मेसोपोटामिया है वो इराक गणराज्य, इराक देश का हिस्सा या फिर इराक के नाम से ही जाना जाता है। जो अभी इराक है ना, वो अपनी भौगोलिक दृष्टि से, मतलब अपनी जो भौगोलिक दृष्टि है, इससे काफी समृद्ध था। समृद्ध का मतलब काफी अच्छा था। यहाँ पे पर्वत देखने को मिलते हैं, यहाँ पे मैदान देखने को मिलते हैं, यहाँ पे नदियां देखने को मिलते हैं, यहाँ रेगिस्तान देखने को मिलते हैं, यहाँ की उपजाऊ भाटियां देखने को मिलती है। यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध हुआ करती थी, जो इसे अन्य देशों से काफी अलग बनाता है। जैसे कि यहाँ का जो दक्षिणी भाग था, ये पहले सुमेर नाम से जाना जाता था। सुमेर, इस नाम से इसके दक्षिणी भाग को हम जाना करते थे। पर बाद में क्या हुआ, ये अगध नाम से जाना जाने लगा। यहाँ की जो जमीन थी वो भी काफी उपजाऊ थी। नगरों का विकास, जो नगर हमारे शहर जो सबसे पहले बसे थे वो भी कहाँ पे बसे थे, दक्षिण के भाग में। दक्षिण भाग में ही सबसे पहले नगरों का डेवलपमेंट, नगरों का विकास हुआ था। बाद में जब बेबीलोन साम्राज्य का वर्चस्व, मतलब जब बेबीलोन साम्राज्य था उसकी शक्ति बढ़ती गई, तो उन्होंने इस हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया और इसे बाद में बेबीलोनिया के नाम से जाना जाने लगा। और जो इसका उत्तर का भाग था, इस भाग पर असीरियाई शासकों ने, असीरियाई साम्राज्य था, उसके शासकों ने इस भाग पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण इस भाग को असीरियाई कहा जाने लगा। यह क्षेत्र पहाड़ी और ऊंचा था, मतलब ये जो क्षेत्र था ना काफी ऊंचे स्थान पर बसा पड़ा था। यहाँ की जलवायु भी दक्षिण भारत की तुलना में काफी अलग थी। ठीक है, देखो मेसोपोटामिया के अंदर कई प्रसिद्ध, कई फेमस नगर थे, जैसे कि
उर था, उरूक था, मारी था, ये उसके कुछ फेमस नगर थे। अब ये जो नगर थे वहाँ की सामाजिक चीज़ों की, वहाँ की धार्मिक चीज़ों की, वहाँ की राजनीतिक चीज़ों की, इन सब चीज़ों का केंद्र बने रहे थे। जैसे कि राजनीतिक चीज़ों से लेके मतलब जो मारी था ना, वहाँ पे राजा-महाराजा रहा करते थे। तो वहाँ का जो केंद्र बिंदु था वो था राजनीति, क्योंकि वहीं से राजपाट संभाला जाता था। ऐसे ही धार्मिक और सामाजिक थी, ठीक है? अब एक-एक करके इसके सारे भागों को हम समझते हैं। अब सबसे पहला जो भाग है इसका पूर्वोत्तर का भाग, जैसे ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो पूर्वोत्तर का भाग जो होता है ना वो ये वाला भाग था। इस वाले भाग को हम पूर्वोत्तर कहते हैं। तो पूर्वोत्तर का जो भाग था ना वो काफी भौगोलिक विविधता से भरा था। मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। वहाँ पे हमें ऊंचे-ऊंचे मैदान देखने को मिलते हैं। वहाँ पे हमें पर्वत देखने को मिलते हैं। वहाँ पे हमें स्वच्छ झरने देखने को मिलते हैं। जंगली फूल देखने को मिलते हैं और पर्याप्त वर्षा, वहाँ पे वर्षा भी अच्छी खासी हुआ करती थी, जो खेती के लिए भी काफी उपयुक्त थी। और यही एक इज़्ज़त वतन जो वर्षा होती थी वहाँ पर, ये एक मीम भी इज़्ज़त था जिसके कारण 7000 से 6000 ईसा को यहाँ पर खेती स्टार्ट हुई थी। देखो ऐसा माना जाता है ना कि मेसोपोटामिया के अंदर जो सबसे पहले खेती स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? इसके पूर्वोत्तर के भाग में। कब हुई थी? 7000 से 6000 ईसा के बीच में। ऐसे जो उत्तर का भाग था वैसे ये वाला हिस्सा था उत्तर-उत्तर का। यहाँ का जो भाग था ना यहाँ पे हमें स्टेपी घास के मैदान देखने के मिलते हैं। देखो स्टेपी घास के मैदान के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, अगर आपने 9th-10th की ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने स्टेपी घास के मैदान के बारे में सुना ही होगा। ये घास के मैदान काफ़ी फेमस है। यहाँ की जो जलवायु थी, मतलब यहाँ जो उत्तर का भाग था ना यहाँ पे खेती कम हुआ करती थी पर कम हुआ करती थी। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर लोग पशुपालन किया करती थी। पशुपालन का क्या मतलब होता है? पशु मतलब वो पशुओं को पालते थे और उनके ज़रिए अपना जीवन यापन करते थे। मतलब उस अगर ने गाय पाली है तो उस गाय के दूध को बेच के उससे जो पैसे कमाते थे उसके ज़रिए अपना जीवन जीते थे। या फिर उन्होंने भेड़ पाल रखे हैं तो भेड़ों के बाल को बेच के इस तरीके वो जानवरों को पालते थे और उन जानवरों के ज़रिए अपने जीवन जिया करते थे। अब इस जानवरों को उन्होंने पाला तो उन्हें उनके लिए खाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो वर्षा के बाद वहाँ पे अच्छी खासी झाड़ियाँ, अच्छी खासी घास-वास उग जाती थी, जो वो अपने भेड़-बकरियों को खिलाया करते, जो उनके भोजन का भी एक मुख्य स्रोत हुआ करता था। और पशुपालन के ज़रिए वहाँ के लोगों की आजीविका भी चलती थी। देखो आजीविका का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जिससे वो अपना रहना-पीना, खाना-पीना करते थे, इसे ही जीविका कहते हैं, ठीक है? अब ऐसे ही पूर्व का क्षेत्र, देखो पूर्वी क्षेत्र जो था ना, यहाँ पे दज़ला नदी बहा करती थी। देखो दज़ला नदी बहती थी। ये नदी इराक को ईरान से जोड़ती थी। उस टाइम पे देखो एरोप्लेन तो हुआ नहीं करते होंगे, ना ट्रेन हुआ करती थी। उस टाइम पे या तो बैलगाड़ी हुआ करती होगी या फिर और छोटे-मोटे जो परिवहन के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हुआ करते होंगे, वो हुआ करते होंगे, है ना? तो ऐसे में जो नदी थी ना, वो भी एक ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का काफ़ी अच्छा तरीका हुआ करती थी, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। मान लो किसी को यहाँ पे ईरान जाना है और वो इस पॉइंट पे है, अगर वो बैलगाड़ी या फिर उस टाइम पे जो भी तरीका होगा वहाँ पे दूसरी जगह जाने का, उसको करके जाएगा, तो हो सकता है वो काफ़ी खर्चा होगा। क्योंकि बैलगाड़ी या फिर अन्य चीज़ों के ज़रिए अगर वो जाता तो उसमें उसे काफ़ी खर्चा करना पड़ता। पर ये जो नदियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, ये काफ़ी सस्ता, काफ़ी कम पैसों में हो जाया करता था। ऐसे में लोग ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट करते थे, वो किसके ज़रिए करते थे? नदी के ज़रिए करते थे। नदी के ज़रिए लोग आवागमन, सामान जो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का आवागमन वो नदी के ज़रिए ही करते हैं। अब दक्षिण का भूभाग देखो, दक्षिण का भूभाग पता है जो ये वाला हिस्सा था दक्षिण वाला, साउथ वाला, तो दक्षिण का भाग जो था ना, यहाँ पे हमें रेगिस्तान देखने को मिलता है। और जो नगरों की शुरुआत हुई थी वो भी मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले नगरों की शुरुआत पे कहाँ पे हुई थी? दक्षिण के भाग के अंदर ही सबसे पहले जो नगर हैं वो बसे थे। और लेखन प्रणाली भी सबसे पहले दक्षिण भाग के अंदर ही स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर फरात और दज़ला नदी उत्तर पहाड़ियों से उपजाऊ मिट्टी लेकर आया करती थी। उपजाऊ जो मिट्टी थी वो दज़ला और फरात नदी कहाँ से लेकर आया करती थी? उत्तरी पहाड़ियों से। अब उपजाऊ मिट्टी लेकर आई, अभी उपजाऊ मिट्टी जब खेतों में फैलेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है कृषि के लिए काफ़ी अच्छी सहायक होंगी, काफ़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि अच्छी उपजाऊ मिट्टी के अंदर ही तो अच्छी खेती हो पाएगी। देखो मेसोपोटामिया की जो खेती थी ना, बहुत उपजाऊ मानी जाती है। मतलब देखो एक तो मैं नदी के पास इलाका बसा पड़ा है और नदी के आस-पास बसने के कारण ना वहाँ की जो भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ हो गई थी। मतलब खेती के लिए वो बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी। तो वहाँ पे खेती जो है काफ़ी अच्छे से हो जाया करती थी। और विशेष रूप से अन्य सभ्यताओं की तुलना में जैसे कि चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, भारत की सभ्यता थी, इन सभ्यताओं के मुकाबले यहाँ पर जो खेती हुआ करती थी, यहाँ पर काफ़ी वो खेती उपजाऊ हुआ करती थी। हालाँकि वर्षा की कमी, क्योंकि वहाँ पे वर्षा कभी कम हुआ करती थी, पर इसके बावजूद नदियों ने वहाँ पर खेती के लिए काफ़ी योगदान दिया है। नदियाँ और सिंचाई व्यवस्था, देखो नदियाँ जो है वो सिंचाई का काम किया करती थी, क्योंकि वहाँ पे वर्षा की कमी देखी जाती है। और जो फरात नदी है ना,
वो रेगिस्तान में जब प्रवेश करती थी, जब दक्षिण भाग में प्रवेश करती थी, तो कई धाराओं में बच जाती थी। मान लो कि नदी ऐसे आ रही है, वो इधर चली गई, कोई इसका हिस्सा कहीं इधर चला गया, कहीं दूसरी इधर से, इस तरीके से धाराओं में बच जाया करती थी। कौन सी नदी? फरात नदी, जब वो रेगिस्तान के अंदर, दक्षिण भाग के अंदर प्रवेश कर दी थी। ये जो धाराएं हैं, जब बाढ़ आती थी, ये धाराएं जो बती हैं, अभी सिंचाई की नहरों की तरह काम किया करती थी। सिंचाई की नहरों की तरह काम का क्या मतलब है? अगर कोई गाँव में गया हो, जिसे नहर देखी होगी, उसे पता होगा कि नहरों का यूज़ गाँव के लोग ज़्यादातर सिंचाई के लिए किया करते हैं। अब तो ऐसे में ये जो नदियों की धाराएँ थी, जब वो बाढ़ के समय बच जाया करती थी, तो वो भी सिंचाई का काम किया करती थी। अब कई-कई यही पूछ लेता है कि ये लोग किस चीज़ की खेती किया करते थे? तो ये लोग गेहूँ की खेती किया करते थे, जौ की खेती किया करते थे, मटर की खेती किया करते थे, मसूर की खेती, इन फसलों की खेती ये लोग किया करते थे। तो पशुपालन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ के लोग पशुपालन भी किया करते थे। जैसे कि यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान थे, पूर्वोत्तर की जो भूमि थी वो भी काफ़ी उपजाऊ थी। यहाँ पहाड़ों पर भेड़-बकरियाँ पाली जाती थी, और क्योंकि जो पूर्वोत्तर था ये काफ़ी ऊँचाई पे बसा पड़ा था, तो यहाँ का जो स्थान था ना, वो बाढ़ से काफ़ी सुरक्षित था। क्योंकि स्थान सीधी-सी बात है, ऊँचाई पे बसा पड़ा है, तो ज़्यादा ऊँचे पे तो बाढ़ आ नहीं पाएगी। तो ऐसे में यहाँ के जो लोग थे, पूर्वोत्तर के जो लोग थे ना, वो पशुपालन किया करते थे। ये खेती नहीं करते थे, क्योंकि अब ये पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ों के ऊपर भी लोग बसे पड़े हैं, तो वहाँ पहाड़ के ऊपर थोड़ी खेती हो पाएगी ढंग से, खेती हो ही नहीं पाएगी, सीधी-सी बात है। तो ऐसे में ये लोग अब खेती नहीं कर रहे, तो इन्हें कुछ तो करना पड़ेगा अपना जीवन जीने के लिए। तो ऐसे में ये लोग पशुओं को पाला करते थे और उन पशुओं के ज़रिए अपना जीवन जी पाते थे। उससे मिलने वाला जो मांस था, उसे बेचकर, उसके दूध को बेचकर, या फिर और भी जो चीज़ें, या जैसे कि ऊन को बेचकर, जैसे भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है, उन सब चीज़ों को बेचकर ये अपनी जो रिसोर्सेज़ थे, जो अपने संसाधन थे, जो उन्हें चीज़ चाहिए, उन सब चीज़ों को प्राप्त कर देते। और कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधन, देखो नदियों के अंदर, देखो अब जो दजला-परात नदी थी, उन ज़ाहिर-सी बात है उन नदियों में मछलियाँ तो होंगी, तो मछली ना उस समय में उस नदियों में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हुआ करती थी। तो ये जो मछलियाँ थी ना, ये उनके भोजन का भी एक मुख्य स्रोत बन गया था। गर्मियों में हमें पेड़ों पे खजूर काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते थे। अब ये सब जो रिसोर्सेज़ मिलते थे ना, इन सब के ज़रिए वो अपना जीवन अच्छे से जी पाते थे। ठीक है? ये मैंने अब आपको उसके भूगोल के बारे में अच्छे से समझा दिया, ठीक है? अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है हमारा लेखन प्रणाली और उसका विकास। ये जो लेखन प्रणाली स्टार्ट कैसे हुई थी और इसका विकास, इसका डेवलपमेंट कैसे होता चला गया, इस चीज़ को हम अब पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले जो मेसोपोटामिया की जो लेखन के लिए जिन वो अक्षरों का यूज़ करते थे, वो कैसे अक्षर थे? कीला अक्षरों का। कीला अक्षरों मतलब कैसे? देखो इनके जो अक्षर थे, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इस तरीके के जो इनके अक्षर थे ना, वो काफ़ी नुकीले टाइप के हुआ करते थे। जैसे कि इस तरीके से कुछ बना दिया, या फिर जैसे मैं यहाँ पे मैंने इमेज भी लगा रखी है, यहाँ पे मैंने कोटेड लगा रखा है। ये जो इस तरीके के जो अक्षर है ना, इस तरीके का अक्षर हम कीला अक्षर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेसोपोटामिया के लोग वो किस तरीके का अक्षरों का यूज़ करते थे? क्यूनिफॉर्म या फिर कीला अक्षरों का वो लोग यूज़ किया करते थे। देखो वहाँ के जो लिपिक हुआ करते थे, लिपिक मतलब जो टीचर्स थे, जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट जो पढ़ाई किया करते थे, उन लोगों को इस लेखन प्रणाली को सीखने में ना काफ़ी कठिन प्रशिक्षण करना पड़ता था, काफ़ी कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है? और यहाँ के जो लेटर्स थे, जो अक्षर थे, वो काफ़ी सैकड़ों की संख्या में भी देखने को मिलते हैं। और इतने सारे अक्षरों के होने के कारण ना, इतने सारे चिन्हों के होने के कारण उन लोगों को इन चिन्हों को, इन अक्षरों को याद करने में काफ़ी समस्या आया करती थी। जब हम बचपन में होते हैं तो हमें भी वही इतनी जल्दी जो 26 जो लेटर होते हैं वो याद नहीं हो जाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को तो सैकड़ों अक्षर याद करने पड़ते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है हर कोई तो वो याद कर नहीं पाएगा। तो एक तो ये रीज़न था, यहाँ पे कम लोग पढ़े-लिखा हुआ करते थे, क्योंकि इतने सारे अक्षर याद करना कोई आसान काम तो हुआ नहीं करता था, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे एक और समस्या में देखने को मिलती है कि मान लो आप अच्छे खासे आपने पढ़ाई कर लिया, अब आपको कुछ चीज़ लिखनी है, कोई चीज़ मान लो आपने किसी से कुछ व्यापार करा, अब उस व्यापार का लेन-देन आपने जो करा है, उसके बारे में आपको एक रिकॉर्ड के रूप में आपको उसके बारे में कुछ लिखना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गीली मिट्टी लेकर एक ऐसा डब्बा-सा बनाना पड़ेगा, और उस डब्बे पे आप उसी गीली मिट्टी पे जब आपने डब्बा-सा बनाते हैं, उस पे आप जो लिखना चाहते हो इस तरीके के चिन्हों में, वो आप इस पे लिख सकते हैं, और इस डब्बे को आप सूखने देना पड़ेगा। अब जब आपने एक बार से सुखा दिया, वो पूरी तरीके से तैयार है। आप दोबारा अगर इस पे आपको कुछ लिखना है, तो आप इस पे दोबारा नहीं लिख सकते। आपको दोबारा से कुछ एक और डब्बा ऐसा बनाना पड़ेगा, अब फिर उसके ऊपर दोबारा से कुछ लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको एक गीली मिट्टी बनानी पड़ती थी। गीली मिट्टी की एक पट्टिका बनाई, इस पट्टिका पे आपको जो लिखना है वो लिखा, फिर उसे सूखने देना। उसके बाद आपने जो भी वो लिखा है, वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता था वो। जैसे कि मैंने एक इमेज भी लगा रखी है, ये देख सकते हैं। उस समय के जो लोग थे ना, वो इस तरीके के कुछ पट्टिका बनाया करते थे गीली मिट्टी का, और उसपे जो लिखना चाहते थे वो लिख दिया करते थे, और उसे कुछ सूखने दिया करते थे। अब जब वो सूख जाता था,
कि वो ठोस हो जाता था, मतलब मजबूत हो जाता था। ठीक है, देखो वहाँ के लोगों के लिए ना लेखन कला जो है ना एक बहुत बौद्धिक उपलब्धि मानी जाती है। बौद्धिक उपलब्धि कैसे? जैसे कि मान लेते हैं कि किसी घर में उसके परिवार में से किसी ने भी आज तक ग्रेजुएशन नहीं करी है, कोई 10वीं पे रह गया, कोई 12वीं पे रह गया, कोई 8वीं पे रह गया, इस तरीके से रह गया, तो पहला व्यक्ति होता है उस घर में, उस पूरे परिवार में जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करना उसके परिवार में काफ़ी उपलब्धि बनी रहेगी कि हमारे घर का पहला व्यक्ति होगा जिसने ग्रेजुएशन करी। तो एक उपलब्धि के रूप में देखा जाता था। तो उस टाइम पे अब मैं जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि वहाँ पे सैकड़ों के सैकड़ों अक्षर हुआ करते थे, काफ़ी मात्रा में अक्षर हुआ करते थे। उन सब चीज़ों को याद करना, सीखना काफ़ी मुश्किल काम था। ऐसे में जो व्यक्ति इस चीज़ को सीखता था, जो चीज़ों को याद करता था, वो एक बौद्धिक उपलब्धि के रूप में देखा जाता था, क्योंकि ये काम हर किसी के बस का नहीं था। अब शहरी जीवन और लेखन का संबंध, देखो शहरी जीवन में लेखन का ना काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। देखो शहर के अंदर क्योंकि व्यापार हो रहा है, बिज़नेस हो रहा है वहाँ पर, तो वो जो व्यापार हो रहा है, उन सब चीज़ों को लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में भी लिखना बहुत ज़रूरी हुआ करता था, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कुछ काम हो जाए, कोई ज़रूरत पड़ जाए कि मैंने इस व्यक्ति से इस रुपए में इतना सामान खरीदा था, मैंने सामान इस व्यक्ति से खरीदा था, क्योंकि ये सब चीज़ें इन फ्यूचर में काम आ जाती है। तो ऐसे में इन लोगों, एक तो ये लोग डेवलप तो थे ही, विकसित तो थे ही, तभी तो यहाँ पे शहरी जीवन बना था। तो ऐसे में ये लोग स्थायी रिकॉर्ड रखने के लिए कि मैंने किस व्यक्ति से क्या सामान कब खरीदा, मैंने ये सामान किस व्यक्ति को कब बेचा, ऐसे में इन लोगों ने लेखन कला का विकास किया। अब है हमारा नेक्स्ट प्रारंभिक पट्टिकाओं की जानकारी। मतलब शुरुआत में जो पट्टिका मिली वो कब मिली? वो सबसे पहले जो हमें पट्टिका मिलती है वो मिलती है 3200 ईसा पूर्व की। मतलब जो हमें सबसे पहली जो पट्टिका मिली है वो कितनी पुरानी है? लगभग 3200 ईसा पूर्व की। और ये पट्टिका कहाँ की मिलती है हमें? उरुग नगर की। मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया में कुछ फेमस नगर जैसे उरु, उरमारी, उसी में जो उरुक नगर था यहाँ पर हमें सबसे पुरानी पट्टिका मिलती है 3200 ईसा पूर्व की। उरुक का जो मंदिर था वहां से हमें ये पट्टिका मिलती है, जिसके अंदर हमें कई चित्र मिलते हैं। कई जो चित्र, उन चित्रों का कुछ ना कुछ मतलब हुआ करते थे। इसके अंदर है बैल, बोटियां, मछलियां, इनके चित्र देखने को मिलते हैं, जो किसी ना किसी चीज को डोनेट करते हैं। जैसे कि बैल का चित्र ये देख सकते हैं आप, ये अनाज और मछली का चित्र है, ये संख्या और नाप का चित्र है। अब कुछ ना कुछ उस टाइम पे वहां पे कुछ ना कुछ व्यापार हुआ हुआ है इन सब चीजों से रिलेटेड, जिसको वो लोग स्थायी रिकॉर्ड के रूप में यहाँ पर दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लेखन। कि कुछ समाज के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब चीजें कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, लोगों में डील्स हो रही है, सौदे हो रहे हैं, तो उन सब चीजों को रिकॉर्ड रखने के लिए लेखन की आवश्यकता हुई। अब लेखन कला तो चल रही थी, अब जब और आवश्यकता महसूस होने लगी तो ये लेखन कला जो है वो धीरे धीरे और डेवलप होती चली गई और लोगों में विकसित होती चली गई। ज्यादा से ज्यादा लोग लेखन कला का यूज करने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अब आपस में व्यापार करना है, चीजों का आदान प्रदान करना है, सौदे करने हैं, डील्स करनी है, व्यापारिक समझौते करने हैं। तो इन सब चीज़ों का स्थायी रिकॉर्ड रखने के लिए लेखन कला जो और धीरे-धीरे करके डेवलप होती चलेगी। अभी पट्टिका, ये जो पट्टिका हमारी बनती है, ये जो पट्टिका बनी पड़ी है, ये बनती कैसे थी? तो देखो जो जो भी लेखन कर रहा है, जो भी लिखने वाला है, उसे सबसे पहले गीली मिट्टी को अपने हाथ से लेकर चिकना करना पड़ता था। फिर एक सरकंडे की नोक से, सरकंडे मान लो जैसे जिस हम पेन से लिखते हैं ना, इसी तरीके की चीज़ हुआ करती है सरकंडे, उसकी नोक से इस पट्टिका के ऊपर हमें जो भी चीज़ लिखनी है, जो भी चित्र बनाने हैं, उस तरीके के चित्रों को इस पे बनाया जाता था। और फिर जब वो चित्र बन जाते, उसे बस सूखने के लिए रख दिया, और जब वो सूख कर कठोर बन गई, बिल्कुल टाइट हो गई, तो आपने जो भी लिखा है, वो पूरी तरीके से उस पे तैयार हुआ करता था, तैयार हो जाया करता था। नेक्स्ट हमारा हर सौदे के लिए नई पट्टिका। देखो एक बार आप मान लो मैंने कोई पट्टिका बनाई, मैंने उस पे एक चीज़ लिख दी, ठीक है? अब मुझे दोबारा कुछ चीज़ लिखना है, तो मैं दोबारा इस पट्टिका पे थोड़ी लिख पाऊँगा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल टाइट हो गई है। अब चीज़ें मैं दोबारा से इस पे कुछ नई चीज़ नहीं लिख पाऊँगा। तो ऐसे में एक समस्या यही देखने को मिलती है। तो मान लो मैंने जो एक चीज़ किसी एक पट्टिका पे अगर एक बार लिख दी, तो मैं दोबारा अगर कुछ चाहता हूँ उसी पट्टिका पे लिखना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे दोबारा से एक नई पट्टिका तैयार करनी पड़ेगी, फिर उस पे वो दूसरी चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो मतलब हर बार नई पट्टिकाओं को तैयार करना पड़ता था, हर नई चीज़ लिखने के लिए। इसीलिए हज़ारों की संख्या में हमें ऐसी पट्टिकाएँ मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त होती है। लेखन कला का विस्तार देखो 2600 ईसा पूर्व के बाद ना लेखन सिर्फ हिसाब-किताब के लिए नहीं, मतलब पहले जो लेखन कला हमारा चल रहा था ना, वो उसमें ज़्यादातर इसलिए चल रहा था, हिसाब-किताब के लिए चल रहा था। पर बाद में 2600 ईसा पूर्व के बाद ये चीज़ें और डेवलप हो गई, लेखन कला और डेवलप होता चला गया। तो अब भूमि हस्तांतरण के काम से लेकर शासकीय काम जो हुआ करते थे, उन कामों के लिए भी, कानून के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी लेखन कला जो है वो होने लगा। इससे क्या हुआ? लेकिन सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का, प्रशासनिक जीवन का भी बहुत इम्पोर्टेंट अंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट बनता चला गया। नेक्स्ट है हमारा सुमेरियन से अरबी भाषा तक।
देखो प्रारंभ में सबसे पहले सुमेरियन भाषा जो है मेसोपोटामिया में बोली जाती थी, पर 2400 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ, कौन सी भाषा बोली जाने लगी, अग्दी भाषा। पहले कौन सी बोली जाती थी, सुमेरियन भाषा। 2400 ईसा पूर्व के बाद यहाँ पे अग्दी भाषा बोली जाने लगी। अग्दी भाषा के अंदर कैसे अक्षर का यूज किया जाता था, किलाक्षरों का यूज, ठीक है। और 2000 ईसा पूर्व तक, 2000 वर्षों तक ये चीज यहाँ पर प्रचलित रही, यहाँ पे बनी रही, और ये विश्व की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह हमारा काल गणना। काल गणना का मतलब यहाँ पे जो समय की गणना की गई, समय को किस तरीके से बांटा गया, इस चीज को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। देखो एक चीज मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, वो गणित के अंदर भी काफी अच्छे थे, उन्हें भी गणित के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। उसके साथ साथ वो काल गणना के अंदर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने समय का विभाजन भी किया है, जैसे कि एक साल के अंदर 12 महीने होंगे, एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होंगे, एक दिन में 24 घंटे होंगे, एक घंटे में 60 मिनट होंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होंगे। इस तरीके से समय का विभाजन है ना, वो भी इन्हीं लोगों ने किया है। और यही विभाजन आज के समय में पूरी दुनिया में फॉलो भी किया जाता है। देखो करीब 1800 ईसा पूर्व के आसपास की जो पट्टिकाएं हमें मिली है मेसोपोटामिया के अंदर से, उनके ऊपर हमें गुणा के सवाल, भाग के सवाल, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें क्या पता लगता है कि ये लोग गणित के अंदर भी काफी अच्छे थे। उन्हें गुणा भाग के सवाल के बारे में पता है, वर्गमूल के बारे में पता है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पता है, और उन्होंने 2 का एक वर्गमूल भी दिया है। मतलब उन्होंने जो 2 का वर्गमूल निकाला, उसका जो आंसर आता है वो आता है ये, जो एग्जैक्ट आंसर है, जो आज के समय में इसका एग्जैक्ट जो सही आंसर है, उससे काफी माइनर डिफरेंस अभी देखने को मिलता है। जो वहाँ के विद्यार्थी हुआ करते थे, वहाँ के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो किस तरीके के सवालों को सॉल्व किया करते थे। जैसे कि यदि एक खेत इतने क्षेत्रफल का है और 1 अंगुल गहरा पानी में वो डूब जाता है, मतलब एक कोई क्षेत्र है किसी भी क्षेत्रफल का, और वो इतना पानी में डूब जाता है मान लेते हैं, तो कुल पानी का आयतन क्या होगा। इस तरीके के सवालों को वो सॉल्व किया करते थे। ये सवाल आज के समय में भी काफी फेमस, मतलब आज के समय में भी इस तरीके के सवाल जो है सॉल्व किए जाते हैं। ये उनकी गणित की महानता को दर्शाता है। और इसी तरीके से जो इन्होंने मेरे को बता ही दिया कि एक वर्ष को उन्होंने 12 महीने में बांटा, एक महीने को उन्होंने 4 हफ्ते में बांटा, 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे को बांटा, एक घंटे को 60 मिनट में बांटा। इस तरीके इन्होंने भी समय का जो विभाजन है वो भी किया। और ये परंपरा पूरी दुनिया में पहले यूनानी लोगों ने अपनाई, फिर रोमन लोगों ने अपनाई, फिर इस्लामी दुनिया ने अपनाई, फिर यूरोप के लोगों ने अपनाई, और उसके बाद पूरी दुनिया ने इस परंपरा को अपना लिया। और आज के समय में आपको पता ही है, यही चीज फॉलो की जाती है। ये तो जो मेसोपोटामिया के विद्वान थे, जो पढ़े लिखे लोग थे ना, वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब चीजों की गणना भी किया करते थे। उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता था। वो तारों की गणना, ग्रहों की गणना, इन सब चीजों की गणना किया करते थे। कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, इन सब चीजों के बारे में वो लोग अच्छे से जानते थे। ये था उनका काल गणना के बारे में, जो मैंने आपको चीज समझा दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है शहरीकरण की शुरुआत। मतलब जो शहर डेवलप हुए, जो शहर बसे, अब उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैं 3 प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। 3 तरह के जो शहर थे वो यहाँ पर डेवलप हुए थे, यहाँ पे विकसित हुए थे। कुछ ऐसे शहर थे जो सबसे पहले मंदिर के आसपास विकसित हुए, कुछ शहर वो थे जो व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए, और कुछ शहर वो थे जो शाही शहर के रूप में, तो राजा महाराजाओं की जो राजधानी थी है, उसके रूप में विकसित हुए, उसके रूप में डेवलप हुए। तो कुछ टॉपिक में आपको शहरीकरण का महत्व क्या होता है ना, यही चीज समझनी है। तो वो एक चीज मैं आपको और बता दूं, तो मेसोपोटामिया का जो सबसे प्राचीनतम नगर हमें मिले है ना, वो कांस्य युग के हैं। कांस्य युग उस युग को कहा जाता है जिस टाइम पर सिर्फ कांसा हुआ करता था। अब कांसा बनता कैसे, एक होता है टीक, एक होता है तांबा। इन दोनों के मिश्रण से जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो जो दूसरा धातु बनती है उसे हम कहते हैं कांसा। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण से कांसा हमारा तैयार होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि कांसा किसके मिश्रण से बनता है, तांबे और टीन के मिश्रण से, या फिर तांबे और रागे के मिश्रण से। ठीक है, टीन को ही बेसिकली रागे रागे भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के मिश्रण से कांसा बनता था। ये चीज आपको याद रखनी। तो यहाँ की मेन धातु कौन सी होगी, कांसा। तो यहाँ के जो लोग थे ना, वो जो हथियार बनाया करते थे, जो औजार बनाया करते थे, वो भी किस चीज, कौन सी धातु से बनाया करते थे, कांसे की धातु से। ये चीज आपको याद रखनी है। बस इसमें इतने ही नोट होते हैं, ठीक है। बाकी अब शहरीकरण का महत्व क्या था, क्या इंपॉर्टेंस था शहरीकरण का। देखिए शहर का आज के समय भी क्या महत्व है। मान लो एक व्यक्ति गाँव में रहता है और एक व्यक्ति शहर में रहता है। गाँव के अंदर क्या हो जाता है ना, यहाँ पे जो चीजें हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, जो गांव की बसावट है, ये सब एक सही तरीके से नहीं होती, एक प्लानिंग के रूप में नहीं की जाती है। यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे स्कूल है, तो वो गांव से कितना काफी दूर देखने को मिल जाता है। एक अच्छा स्कूल है, वो भी काफी गांव से दूर देखने को मिलता है।
इसके अपोजिट अगर आप शहर में रहते हो तो शहर के अंदर आपको काफ़ी हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी स्कूल्स देखने को मिलेंगे और जो आपके जो शहरों की बसावट होती है वो भी एक अच्छे प्लान को बनाकर बसाया जाता है। वहाँ पे अच्छी सही तरीके से गलियाँ बसाई जाती हैं, सही तरीके से घरों को बसाया जाता है, सही वहाँ पे सिंचाई प्रणाली होती है। इन सब तरीकों से शहरों को बसाया जाता है। तो यही शहरों का महत्व था। शहर केवल निवास का स्थान नहीं था। शहर केवल ये नहीं कि लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो शहर बन गए, नहीं। बल्कि वहाँ पे बिज़नेस हुआ करता था, वहाँ पे व्यापार हुआ करता था, वहाँ पे खेती तो हुआ करती थी। गाँव के लोग किस चीज़ पे डिपेंड रहते? खेती पे डिपेंड रहते थे। पर जो शहर के लोग थे ना, वो डेवलप हो गए, वो विकसित हो रहे। वो लोग अब व्यापार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। वहाँ की जो गतिविधियों का केंद्र था वो बिज़नेस बन गया, व्यापार बन गया। खेती के साथ-साथ वो लोग अब व्यापार भी करने लग गए। तो ऐसे में जो शहर थे वो केवल अब निवास का स्थान नहीं रहे थे, बल्कि वो अब अलग-अलग गतिविधियों का, अलग-अलग एक्टिविटीज़ का केंद्र भी बनते जा रहे थे। वहाँ पे व्यापार, खेती ये सब शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है अतिरिक्त खाद्य उत्पादन और जनसंख्या घनत्व। देखो जब किसी समाज के अंदर खाद्य उत्पादन मतलब खेती के अलावा भी अन्य काम किए जाते हैं, अन्य काम विकसित हो जाते हैं। मतलब मान लो पहले एक इलाका था, यहाँ पे सिर्फ खेती की जाती थी। सब लोग खेती पे डिपेंड थे। और अब क्या हुआ, यहाँ पे अब व्यापार करने लग गए। कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा था। अब क्या हुआ ना, जो आय का ज़रिया है, जो पैसे कमाने का ज़रिया है, वो बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व था, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे, एक ही जगह पे बसने लगे क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें लोग कर सकते थे। यहाँ पे बिज़नेस कर सकते थे, यहाँ पे खेती भी कर सकते थे। जिससे जनसंख्या का जो घनत्व था ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो एक ही जगह पे रहने लग गए थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, यहाँ पे कस्बों का निर्माण होने लग गया, यहाँ पे नगरों का निर्माण होने लग गया। ऐसे ही शहरी जीवन के लाभ, देखो लाभ नॉर्मली आपको पता ही है क्या लाभ हो सकते हैं कि शहर के अंदर कुछ फैसिलिटीज अच्छी होती है गाँवों के मुकाबले। यहाँ पे व्यापार होता है, यहाँ पे विनिर्माण होता है, यहाँ पे सेवाएं उपलब्ध है। ये सारी जो लाभ थे वो शहरी जीवन की हुआ करते थे। नेक्स्ट है हमारा एक दूसरे पर निर्भरता। अब मतलब यहाँ के जो लोग थे ना, वो आत्मनिर्भर नहीं थे। मतलब वो छोटी छोटी चीजें होगी नहीं, दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर हुआ करते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति किसी चीज की खेती कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी चीज का व्यापार कर रहा है, तो जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है किसी चीज का, अब उसे खाने पीने के लिए तो इस व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा क्योंकि यही व्यक्ति खेती कर रहा है। और सेम इसी तरीके से जिस चीज की इसे आवश्यकता, अगर वो व्यक्ति इस चीज का व्यापार कर रहा है, उस चीज के लिए इसे इस पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये लोग आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहा करते थे। ठीक है, यहाँ लेन देन की व्यवस्था उनके जीवन का एक हिस्सा होती थी। लेन देन की व्यवस्था मतलब बेसिकली यहाँ पे मान लो मुझे कुछ चीज चाहिए तो मैं इस व्यक्ति से ले लूँगा और जो जो व्यक्ति उस व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए वो व्यक्ति मेरे से ले सकता था। इसे हम वस्तु विनिमय भी कहते हैं। वस्तु विनिमय को भी उस टाइम पे पैसे तो हुआ नहीं करते थे, मुद्राएँ तो हुआ नहीं करती थी। मतलब उस टाइम पे पैसे तो हुआ नहीं करते थे। जैसे आज के टाइम में आपके पास 100 का नोट है, 10 का नोट है, 50 का नोट है, तो आप वो भी चीज़ चाहिए 50 वाली, आप 50 का नोट उसे दे सकते हो। पर जब पैसे ही नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे लोग क्या करते थे, जिस चीज़ की आवश्यकता उस व्यक्ति को वो चीज़ उसे दे दी और जिस चीज़ की आवश्यकता हमें उससे वो चीज़ ले ली। इस तरीके से वो लोग व्यापार किया करते थे। अब श्रम का विभाजन, देखो श्रम का मतलब होता है काम। उस टाइम में ना लोगों को कामों का बँटवारा कर दिया गया था कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है और हर व्यक्ति अपने काम के अंदर अच्छा हुआ करता था, काफ़ी कुशल हुआ करता था। और जो श्रम विभाजन था ना, ये शहरी जीवन की एक मुख्य पहचान बन गया था। नेक्स्ट हमारा मुद्रा निर्माता का उदाहरण। देखो एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाला सिर्फ पत्थर पर नक्काशी कर सकता है और वो यही जानता है कि पत्थर पे नक्काशी कैसे करनी है। परंतु उस पत्थर को कहाँ से लेकर आना है, उस पत्थर पे नक्काशी करने के लिए किन-किन औज़ारों का यूज़ होना है, वो औज़ार कहाँ से आएँगे, उस मूर्ति को सजाने के लिए जिन रंगीन पत्थरों की आवश्यकता है, वो पत्थर कहाँ से लेके आएँगे, वो रंगीन मूर्तियाँ कहाँ से लेके आएँगे, ये सब चीज़ों के बारे में वो नहीं जानता। बस उसे इतना पता है कि मुझे नक्काशी करना आता है, पर उस नक्काशी करने के लिए कोई जो औज़ार की आवश्यकता है, जिस चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ें कहाँ से आएँगी, उन सब चीज़ों के बारे में उसे नहीं पता होगा। किंतु उसका काम सिर्फ नक्काशी करना है। ऐसी एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, ये चीज़ थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है कि बता दी एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछ लिया भी जाता है। ये जो मूर्ति है इसे हम बारहकाशी के नाम से जानते हैं। देखो ये 3000 ईसा पूर्व में ना ऊहूक से हमें एक स्त्री का सिर मिला है। जो सिर है किसका? एक स्त्री का है, ठीक है? किस चीज़ से बनाया गया है ये मूर्ति? सफ़ेद संगमरमर से तराश कर इस चेहरे को, इस मूर्ति को बनाया गया है। इसकी जो आँखें हैं वो नीले लाजवर से तथा सफ़ेद सीपियों और काले दावर से बनाई गई है। और सिर के ऊपर आपको ये चीज़ देख सकते हो, ये एक गहना है कोई। अब उस टाइम पे कुछ हुआ करता होगा, अजीब-सा गहना है, पर उस टाइम पे इस तरह का एक गहना हुआ करता था, गहना पहन रखा है। ये जो मूर्ति है ना, ये दुनिया का मतलब काफ़ी विश्व प्रसिद्ध नमूना है
एक मूर्ति कला का। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, इसमें एक तो सफेद संगमरमर से बनाया गया और 3000 ईसा पूर्व में ऊन नगर से हमें मिला है। ठीक है, बस ये चीज अब याद रखना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था औजार निर्माता का निर्भरता। तो वो कांसे के औजार बनाने वाले को धातु जैसे तांबा, रांगा और ईंधन, लकड़ी, कोयला ये सब चाहिए होता है, लेकिन वह स्वयं इन वस्तुओं को लाने नहीं जाता, वह दूसरे लोगों पर निर्भर रहता है। मान लो किसी को कोई औजार बनाना है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा जो औजार बनाने के जो सामान है। मान लो कोई औजार बनाना है, तो मैं इस दुकान पे जाऊंगा उस औजार बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो लेने। अब ये जो व्यक्ति ये औजार के सामान लेने किसी दूसरे देश से लेके आता होगा, क्या पता। ऐसे मैं डायरेक्ट उस देश में नहीं जा रहा हूँ सामान लेने, कहीं दूसरी जगह पे नहीं जा रहा हूँ, जो ये दुकान है जहाँ पे सामान मिलता है वहां से मैंने खरीद लिया। तो लोग जो के ना वो एक दूसरे पे निर्भर हुआ करते थे, छोटे छोटे कामों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। नेक्स्ट है हमारा सामग्री की आपूर्ति और संगठन। देखो शहरी कारीगरों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी वे अलग अलग स्थानों से आती थी। इसके लिए एक संगठित व्यापार, सामग्री संग्रह और वितरण की व्यवस्था की जरूरत है। देखो एक मैनेजमेंट होना चाहिए होता उस टाइम पीरियड में। देखो अब बहुत सी चीजों के लिए हमें दूसरी दूसरी जगहों पे जाना पड़ता था व्यापार करने, तो व्यापार करने कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ नियम कायदे होंगे, उसके लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता थी। तो वो भी इस टाइम पीरियड में यहाँ पर हुआ कर दी थी। नेक्स्ट हमारे खाद्य पदार्थों का प्रबंधन। देखो खाद्य खाने के जो पदार्थ है उसका एक मैनेजमेंट। कुछ शहरों में जो अनाज आता था, जो खाने पीने का सामान आया करता था, वो कहाँ से आया करता था? गाँवों से, क्योंकि गाँवों में तो खेती हुआ करती है। अब वहां से खेती हुआ करती थी, वो सब चीजें अब शहरों में लाया करते थे। अब शहरों के अंदर उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको सही रखने के लिए एक मैनेजमेंट की भी आवश्यकता हुआ करती थी। उस टाइम पीरियड में एक मैनेजमेंट हुआ करता था इन सब चीजों को सही तरीके से रखने के लिए। ऐसी कार्य व्यवस्था और आदेश प्रणाली। देखो शहरी प्रणाली में कई कार्य एक साथ चलते थे जिनमें समन्वय जरूर था, एक बैलेंस जरूर हुआ करता था। तो कुछ लोगों को योजना बनाने का अधिकार, आदेश देने का अधिकार हुआ करता था, जबकि कई और जो लोग थे उन योजनाओं को, उस प्लान को, उस आदेश को फॉलो किया करते थे। ऐसी लेखन और हिसाब किताब की आवश्यकता। देखो शहरी अर्थव्यवस्था में सभी गतिविधियों को लेखा जोखा रखना काफी जरूरी है। मान लो मैं अब शहरी जीवन में आज के टाइम में भी देखते हैं हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। आप कोई गवर्नमेंट का काम कराने जाएंगे, कोई भी काम कराने जाएंगे ना, उसका कुछ ना कुछ लेखा जोखा जो है आपका रखा जाता है कि काम किसने कराया, कब कराया, कहाँ कराया, कैसे कराया। इन सब चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी हुआ करती थी। ये लोग और वो लोग भी जो इस सभ्यता के लोग थे ये भी इस चीज को जानते थे, इसीलिए वो सब भी लिखित रूप से हिसाब किताब किया करते थे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा शहरों में माल की आवाजाही। अब शहरों में माल की आवाजाही से क्या मतलब है? देखो माल की आवाजाही मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ना यहाँ का, जिसके जरिए वो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मालों को पहुंचाया करते थे, सामान को लाया करते थे किसी दूसरे देश से। वो कैसा था, वो किसके जरिए करते थे ये लोग, इस चीज को हमें समझना है अपने इस टॉपिक में। देखो मेसोपोटामिया जहाँ कृषि उत्पादन तो भरपूर था, मतलब खाने पीने का जो संसाधन था ना वो तो वहाँ पे बहुत था, पर यहाँ पे ना खनिज जो थे जैसे कि लकड़ी, औजार, आभूषण बनाने के लिए जो चीजें जरूरत थी, जो मोतियां हुआ करते थे, जो हीरे हुआ करते थे, जो सोना हुआ करता था, ये सब चीजें हमें यहाँ पे काफी कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो इसके लिए क्या हुआ करता था ना, ये लोग दूसरे देशों पे निर्भर रहा करते थे। मतलब अगर उन्हें ये सब चीजें चाहिए, अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी चाहिए, औजार बनाने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो आभूषण बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, उन सब चीजों के लिए ना ये लोग दूसरे देशों पे निर्भर थे। कि ऐसा करते थे कि दूसरे देशों में जाते थे, वहां से वो सामान खरीदते थे और उन देशों को अपने देशों में लाया करते थे। और यहाँ पे हमें तांबा, रागा, चांदी, सोना, यहाँ पर हमें ये भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे ये चीजें भी काफी कम मात्रा में देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीजों के लिए ना ये लोग दूसरे देशों पे निर्भर थे। तो प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो तुर्की के साथ, ईरान के साथ, खाड़ी पार देशों के साथ व्यापार करते हुए नजर आते हैं। ये लोग जो थे इन देशों के साथ लकड़ी या फिर जो अन्य धातु थी, जो पत्थर थे, जो सीपी थी, सीपी मतलब जो मोती हुआ करते थे, ये सब चीजें वो इन देशों से मंगवाया करते थे। अब ये मान लो कुछ वहां से लेकर आ रहे हैं, उसके बदले इन्हें कुछ तो देना पड़ेगा। तो ये लोग अपने यहाँ से कपड़ा, जो कृषि के उत्पादन थे, जो खाने पीने के सामान थे, वो चीजें इन देशों को दिया करते थे। उसके बदले में ये लोग वहां से लकड़ी, धातु, पत्थर, सीपी ये सब चीजें लाया करते थे। और इन सब चीजों को एक प्लानिंग से करने के लिए, मैनेजमेंट के रूप में करने के लिए कुछ सामाजिक संगठनों का भी निर्माण हुआ। जो संगठन दूसरे देशों में जाते थे, वहां से व्यापार करते थे, वहां से अपना सामान उन्हें बेच कर आते थे और वहां से सामान ले आया करते थे, जो विदेशी अभियान किया करते थे। व्यापारिक लेन देन को नियंत्रित करते, व्यापारिक लेन देन को कंट्रोल किया करते थे। किस तरीके के सामाजिक संगठनों का निर्माण भी हो गया था। तो वो जो व्यापार है ना केवल लेन देन से नहीं चलता है,
अब अच्छा व्यापार करने के लिए आपके पास एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तो होना चाहिए। मान लो आपने कोई कंपनी खोली, आपने अच्छा खासा प्रोडक्ट बनाया, अच्छा खासा सामान बनाया, जिसकी डिमांड भी है, तो उस प्रोडक्ट को आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाना है, किसी दूसरे देश में पहुँचाना है, किसी दूसरे राज्य में पहुँचाना है, उसके लिए आपके पास एक अच्छी गाड़ी, आपके पास एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप उन चीज़ों को दूसरे को भेजोगे। ऐसे इसी तरीके से मेसोपोटामिया में उस टाइम पे देखो ट्रक व्रक तो हुआ नहीं करते होंगे, तो ऐसे में पर भी उसके बावजूद ये लोग ट्रांसपोर्ट तो करते होंगे, परिवहन तो करते होंगे ना, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह तो भेजते होंगे। अब मान लो इन्हें अपना सामान इराक से ईरान भेजना है या किसी दूसरे देश में भेजना है, तो ये लोग बैलगाड़ियों के ज़रिए भी कर सकते थे। पर ऐसे में क्या होता था ना, इन सब चीज़ों का खर्चा जो बैलगाड़ियों का खर्चा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया करता था, काफ़ी महँगा हुआ करता था इस टाइप में। तो उस खर्चे से बचने के लिए, ज़्यादा खर्चे से बचने के लिए लोग क्या-क्या करते थे, जल मार्ग के ज़रिए अपना ट्रांसपोर्ट किया करते थे। क्योंकि देखो पशुओं के ज़रिए अगर जानवरों को जैसे बैलगाड़ी से करेंगे तो बैल को खाना भी तो खिलाना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा आएगा और जिसकी बैलगाड़ी करी है उसे भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये लोग इस महँगाई से बचने के लिए जल मार्ग का यूज़ किया करते थे। जैसे उन्होंने उनके पास नाव है, उन्होंने नाव बनाई और उस नाव के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाया करते थे, दूसरे देशों में चले जाया करते थे और ये काफ़ी सस्ता भी हुआ करता था। इसमें लागत जो है काफ़ी कम लगा करती थी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेसोपोटामिया के लोग किसके ज़रिए परिवहन किया करते थे, किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया करते थे, तो वो जलमार्ग के ज़रिए ट्रांसपोर्ट अपना किया करते थे। ठीक है? देखो इस पूरी प्रणाली में से जलमार्ग के ज़रिए अपना व्यापार किया करते थे, ट्रांसपोर्ट किया करते थे। ऐसे में परात जो नदी थी, इसने जीवन रेखा के रूप में काम किया है। और आगे मारी नगर के उदाहरण से भी यह स्पष्ट होता है कि उस समय परात नदी को विश्व मार्ग जैसे महत्व प्राप्त था। देखो मारी जो नगर था ना, वो एक शाही राजधानी भी था, उसके साथ साथ वो एक व्यापारिक नगर भी था। यहाँ पर व्यापार हमें काफी देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो दूसरे जगह से जो सामान आया करता था वो भी यहाँ पर इन नदियों के माध्यम से ही आया करता था। और यहीं से इन नदियों के माध्यम से यहाँ से सामान दूसरी जगहों पे भेजा जाता था। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है मेसोपोटामिया के मंदिर। देखो मेसोपोटामिया के जो मंदिर है ना, देखो पुराने समय में जो मंदिर बना करते थे ना, काफ़ी नॉर्मल से बना करते थे। मान लो एक ऐसा डब्बा सा बना दिया, जैसे नॉर्मल से घर होते हैं ना, चारदीवारी बना दी। इस तरीके के मंदिर हमें मेसोपोटामिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी छोटे और साधारण से नॉर्मल से हुआ करते थे। इनका निर्माण भी किससे किया जाता था? कच्ची ईंटों से। कच्ची ईंटों के द्वारा मेसोपोटामिया के मंदिर बनाए जाते थे और ये केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यूज़ किए जाते थे। तो धीरे-धीरे चीज़ें जो है ना वो डेवलप होने लग जाती है, धीरे-धीरे विकसित होने लग जाती है। पहले चीज़ें कैसी थी, जैसे कि आप अपने आप को ही देखिए, आप भी 14 साल के हैं तो कैसे, आप अब 15 साल के हैं तो और बदलेंगी, 16 साल में और बदलेंगी, 17 साल में और बदलेंगी। तो ऐसे धीरे-धीरे आप भी अपडेट होने लग जाते हैं, आपके अंदर भी आपका ये विकास होने लग जाता है। उसी तरीके से जो पहले चीज़ें थी ना यहाँ पर, काफ़ी साधारण थी, पर बाद के जो मंदिर बनने लग गए वो उसमें हमें काफ़ी जटिल बनावट देखने को मिलती है। इनके अंदर जो इनकी जो दीवारें थी, वो मुड़ी हुआ करते थे। जैसे कि ये भी एक आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया का एक मंदिर है। इस तरीके का मंदिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया के अंदर हमें काफ़ी विशेष देवताओं की पूजा देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें 2 देवताओं की पूजा देखने को मिलती है। एक थे उर, उर के देवता थे जिनका नाम था चंद्र और ऐसी इन्नाना। इन्नाना जो किस चीज़ की देवी थी? प्रेम और युद्ध की। ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कि उर नगर का देवता कौन था? तो चंद्र देवता थे और इन्नाना किस चीज़ की देवी थी? प्रेम और युद्ध की, ठीक है? अब ये यहाँ के लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए, जब आज के समय में हम भगवान को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चढ़ाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं कि भगवान हमारे 3 नंबर ला दीजिएगा, मेरी 30% से ज़्यादा मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, वो चढ़ाऊँगा। तो उस समय में लोग ना अपने भगवान को खुश करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें अर्पित किया करते थे, कुछ ना कुछ चीज़ें चढ़ाया करते थे। जैसे कि अन्न चढ़ा दिया, कुछ खाना चढ़ा दिया, कुछ मछली चढ़ा दी, कुछ दही चढ़ा दी और भी जो खाने-पीने के जो सामान थे वो चढ़ा दिए, ठीक है? इस तरीके से की चीज़ें ये लोग अपने देवताओं को चढ़ाया करती थी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, वो है हमारा शासक और शासन। मतलब यहाँ का राजा कैसा था और वहाँ पे शासन कैसा हुआ करता था। देखो सबसे पहला जो यहाँ का राजा था, वो हमें देखने को मिलता है गिल्गामेश। इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसका एक महाकाव्य था जो काफ़ी फेमस हुआ था, आज के समय में भी उस समय में भी। देखो गिल्गामेश ना उरुक नगर का शासक था और वो नॉर्मल शासक नहीं था, काफ़ी प्रतापी राजा था, काफ़ी महान राजा। मतलब इसने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे लोगों को हराया था। उसका नाम पूरे मेसोपोटामिया में काफ़ी फ़ेमस था, क्योंकि वहाँ का काफ़ी वीर राजा हुआ करता था। उसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत से काम किए थे। जो गिल्गामेश था, ये किसके बाद शासक बना था, किसके बाद राजा बना था? एनमार्कर के बाद। जब एनमार्कर की मृत्यु हो जाती है,
उसके बाद जो वहाँ का राजा बनता है उरुक का, वो बनता है गिल्गामेश। तो गिल्गामेश ना एक महान चरित्र वाला योद्धा हुआ करता था। उनने बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे प्रदेशों को उनने हराया था, इन सबको पराजित करा और अपना राज्य उसने स्थापित करा। उसकी शक्ति की, उसकी वीरता की, उसके बाहुबल की कहानियां बहुत दूर दूर तक, बहुत राज्यों तक फैली हुई थी। ठीक है, इस राज्य के बारे में आपको इतना ही पढ़ना था। अब जो नेक्स्ट हमारा राजा है वो है असुरबनीपाल। देखो असुरबनीपाल असीरियाई साम्राज्य का एक अंतिम और महान शासक था। ये भी काफी महान शासक था। किस साम्राज्य का? असीरियाई साम्राज्य का। ये लास्ट शासक था। देखो उसने निनेवा में, निनेवा एक जगह थी मेसोपोटामिया में, वहां पर उनने एक लाइब्रेरी की स्थापना करी, एक पुस्तकालय की स्थापना करी। और उस पुस्तकालय के अंदर क्या क्या चीजें रखवाई? अच्छी अच्छी बुक्स, जिनसे लोगों को नॉलेज मिलेगी, जिससे लोगों को ज्ञान मिलेगा। उन बुक्स को, उन पट्टिकाओं को उसने उस लाइब्रेरी के अंदर एकत्रित किया, इकट्ठा करा। यह साम्राज्य 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर, काफी अपनी पीक पर बना रहा था। इसकी सीमाएं कहाँ तक फैली हुई थी? मिस्र तक। मिस्र तक इस साम्राज्य की सीमाएं हमें देखने को मिलती है। मतलब ये जो साम्राज्य था ना, ये मिस्र तक फैला हुआ था। असुरबनीपाल ने अपने लिपिकों को, असुरबनीपाल ने अपने लिपिकों को दक्षिण तक भेजा। दक्षिण तक क्यों भेजा? ताकि वहां की जो पुरानी पट्टिकाएं हैं उन्हें खोजा जा सके और उन पट्टिकाओं को अपनी जो इनने पुस्तकालय बनाया, उन पुस्तकालय में रखा जा सके, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन सब चीजों को पढ़ सके और उससे इंफॉर्मेशन, उससे जानकारी प्राप्त कर सके। देखो बेबीलोनिया के जो कुछ नगर थे ना, वो पट्टिकाओं के संग्रहण, मतलब पट्टिकाओं को इकट्ठा करना और उन पे पुनर्लेखन करने के लिए, मतलब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक बार पट्टिका सूख गई है तो उस पर दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। पर यहाँ के कुछ नगर ऐसे हुआ करते थे जो पट्टिकाओं पे दोबारा लिखने के लिए भी प्रसिद्ध थे, काफी फेमस थे। वो पट्टिकाओं पे दोबारा भी लिख सकते थे, उनके पास ऐसी कुछ तरकीब हुआ करती थी। वहाँ बड़े स्तर पर ग्रंथों की नकल भी तैयार किए जाते थे। जैसे कि आज के समय में अगर हमें किसी चीज की कॉपी चाहिए तो हम फोटो कॉपी करवा सकते हैं। ऐसे ही ये लोग भी जो ग्रंथ हुआ करते थे उनको, उनकी नकल को भी तैयार किया करते थे। इससे क्या होता था? इससे जो प्राचीन ज्ञान था, जो प्राचीन नॉलेज थी, उससे सुरक्षित रखा जा सकता था। गिल्गामेश जैसी प्रसिद्ध महाकाव्यों को, जो गिल्गामेश था, इसका जो महाकाव्य था, इसकी पट्टिका भी किसने बनवाई थी? असुरबनीपाल ने बनवाई थी। और इस पट्टिका को बनाकर अपने लाइब्रेरी में इसने रखा, ताकि इसके जो स्टूडेंट्स है, जो इसके विद्यार्थी है, वो इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सके। देखो असुरबनीपाल का जो पुस्तकालय था, जो लाइब्रेरी थी ना, यहाँ पे हमें 1000 से भी ज्यादा ग्रंथ देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ 3000 पट्टिकाएं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पट्टिकाएं दिखाई थी ना, पत्थर की इस तरीके की बनी पड़ती, टैबलेट जैसी, इस तरीके की 30,000 से भी ज्यादा पट्टिकाएं हमें देखने को मिलती है। इसे विषय अनुसार, मतलब सब्जेक्ट वाइज इसे बांटा गया था। प्रत्येक टोकरी में कुछ पट्टिकाएं होती थी जिस पर मिट्टी के एक लेबल भी लगाए गए थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे ये पट्टिका आसन की पट्टिकाओं के लिए है, ये भूत प्रेत से निवारण के लिए, ये अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। अमुक का मतलब होता है जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, गुमनाम व्यक्ति द्वारा। गुमनाम समझे ना, गुमनाम मतलब जिसे वो जानता ही नहीं है, इस व्यक्ति द्वारा ऐसी पट्टिकाओं को लिखा गया। इस तरीके की चीजें वहां पे देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, ये था हमारा दूसरा राजा। अब जो तीसरा राजा है वो है हमारा नेबोपोलासर। देखो 625 ईसा पूर्व में ना, दक्षिण के कछार के शूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को असीरियाई शासन से मुक्त कराया। देखो ऊपर वाला हमने पढ़ा, वो असीरियाई साम्राज्य था। असीरियाई साम्राज्य से जो बेबीलोनिया था ना, उस पर असीरियाई साम्राज्य का कब्जा हुआ करता था। तो ऐसे में इस शासक ने, नेबोपोलासर ने, असीरियाई साम्राज्य से जो बेबीलोनिया था इसे आजाद करा दिया, इसे मुक्त करा दिया। और उसके उत्तराधिकारियों ने इस राज्य का, जो बेबीलोनिया राज्य था, इसका विस्तार करा और आगे चल के ये बेबीलोन के नाम से जाना गया। ये जो राज्य था बेबीलोनिया, इसे बेबीलोन के नाम से जाना जाने लगा। देखो नेबुकोडनेस्सर के शासन से लेकर 539 ईसा पूर्व में अखेमेनिड की विजय तक और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर की पराजय तक बेबीलोन जो था ना, वो विश्व का एक प्रमुख नगर के रूप में फेमस रहा। देख सकते हैं कि बेबीलोन काफी फेमस नगर था अपने टाइम पीरियड में। यह नगर अपनी राजनीति के लिए, अपनी धार्मिक चीजों के लिए, अपनी सांस्कृतिक चीजों के लिए, अपनी वैज्ञानिक चीजों के लिए काफी इम्पोर्टेंट बना रहा था। इसका क्षेत्रफल कितना था? 850 हेक्टेयर से भी ज्यादा का क्षेत्रफल हुआ करता था इसका। इसकी त्रिस्तरीय चार दीवारी थी। त्रिस्तरीय चार दीवारी मतलब जो नगर बसा था, ये 3 स्तर की चार दीवारी के अंदर बसाया गया था। ठीक है, यहाँ पे हमें राजमहल, मंदिर, एक जिगुरात, जिगुरात का क्या मतलब होता है? सीढ़ीदार मीनार।
सीढ़ीदार मीनार देखने को मिलती है यहाँ पर हमें। बेबीलोन के अंदर व्यापारिक घराने दूर दराजे तक व्यापार करते थे। यहाँ के गणितज्ञ और जो खगोल वैज्ञानिक थे उन्होंने अनेक नई खोजें करी, जिससे यह नगर ज्ञान का केंद्र भी बन गया था। देखो नेबुनेरिस था ना, वो बेबीलोन का अंतिम स्वतंत्र शासक हुआ करता था, मतलब लास्ट यहाँ का राजा था, वो कौन था? नेबुनेरिस। उसने उर नगर के नगर देवता के सपने में दर्शन किए, मतलब जो उर मैंने बताया ना, उरुगमारी, ऐसी उर जो नगर था ना, वहाँ के एक देवता हुआ करते थे, चंद्र देवता। तो उर नगर के देवता को अपने सपने में देखा और उस सपने में उन देवता ने इस राजा को हृदय दिया, ये गाइड करा कि आपको अपने यहाँ महिला पुरोहित की नियुक्ति करनी चाहिए। तो ऐसे में इसने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में नियुक्त करा। नेबोडिडिस ने बताया कि महिला पुरोहित की परंपरा लंबे समय से भूली जा चुकी, मतलब पहले के टाइम पे महिला पुरोहित हुआ करती थी, पर ये परंपरा जो है भूली जा चुकी थी। तो उसने एक पुराने राजा का पटलेख देखा, मतलब पट्टिका होती है ना, पट्टिका को देखा जिससे महिला पुरोहित की आकृति बनी हुई थी। तो उसी को फॉलो करते उसने भी अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में नियुक्त कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर मारी। देखो मारी जो है ना, एक शाही राजधानी भी था, उसके साथ साथ यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियां भी बहुत हुआ करती, जिसके कारण से हम व्यापारिक केंद्र के रूप में भी इसे पढ़ते हैं। देखो 2000 ईसा पूर्व के बाद ना मारी नगर एक समृद्ध शाही राजधानी के रूप में उभर गया था। मतलब 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी एक राजधानी के रूप में उभरने लगा था, वो भी शाही राजधानी के रूप में, मतलब यहाँ पे राजा महाराजा यहाँ पे रहा करते थे। यह नगर दक्षिण के उन उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में नहीं था जहाँ भरपूर खेती हुआ करती थी। मतलब ये नगर के जो नगर का मारी, यहाँ पर खेती नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापारिक चीजों के लिए फेमस हुआ करता था। यहाँ पे पशुपालन हमें देखने को मिलता है। खेती भी हल्की फुल्की हुआ करती थी, पर मेनली जो यहाँ पे हुआ करता था वो पशुपालन या फिर बिजनेस से रिलेटेड चीजें, व्यापारिक चीजें यहाँ पे हुआ करती। ठीक है। मारी नगर का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह था ना कि यहाँ पे व्यापार हमें देखने को मिलता है। यह नगर उस मार्ग पर, उस रास्ते पर स्थित था जहां से तुर्की, सीरिया और लेबनान के उच्च इलाके, जो ऊंचे इलाके थे, वहां से लेकर दक्षिण मेसोपोटामिया तक नावों के जरिए लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, शराब या अन्य वस्तुएं व्यापार के जरिए पहुंचाई या फिर लाई जाती थी। मतलब ये बिजनेस एरिया के लिए सेंट्रल के रूप में काम किया करता था मारी नगर। कुछ पट्टिकाओं पे हमें साइप्रस द्वीप से एक अलासिया नाम का एक धातु थी या फिर तांबा था, इस चीज का उल्लेख मिलता है कि ये जो तांबा था कहाँ से मंगाया जाता था? साइप्रस द्वीप से। उस समय तांबा और रांगा कांसा बनाने के लिए आवश्यक था, जो औजार और हथियार के निर्माण के लिए भी जरूरी हुआ करता था। देखो मारी के जो राजा थे ना, वो किस जाति के हुआ करते थे? एमोरॉइड। ये क्वेश्चन आप, ये चीज आप याद रखना कि मारी के राजा किस जाति के थे? एमोरॉइड जाति के थे, जिनकी पोशाक स्थानीय लोगों से अलग होती थी, जिन्होंने न केवल मेसोपोटामिया के प्रमुख देवताओं का सम्मान किया, बल्कि उनके लिए स्टेपी में एक मंदिर भी बनवाया। और मारी के देवता कौन थे? डैगन। याद रखना, पूछ लेता है कि मारी के देवता कौन से थे, तो उन्हें डैगन नाम से उन्हें जाना जाता था। इनके लिए मंदिर भी बनवाया था किसने? मारी के राजा ने। देखो मारी में किसान और जो पशुचारक थे ना, उनके बीच कई बार हमें लड़ाई देखने को मिलती। देखो किसान जो होते थे वो एक ही जगह पे बसा रहा करते थे, ठीक है। मान लो किसान का घर यहाँ पे तो यहीं बसा रहेगा, इसका घर यहाँ पे तो यहीं पे बसा रहेगा। जो पशुचारक थे ना, वो ऐसे नहीं थे कि यहाँ पे बस गए तो यहीं पे रह गए, नहीं, वो कभी यहाँ घूम रहे, कभी यहाँ घूम रहे, कभी यहाँ घूम रहे, कभी यहाँ, इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। वो खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहना, कभी यहाँ बस गए, कभी वहां बस गए, कभी वहां बस गए, जहाँ ना खाना मिला वहां बस गए, इस तरीके से वो लोग हुआ कर देते। जब उन्हें अनाज, धातु या फिर औजार या फिर अन्य सामान की जरूरत पड़ती, तो फिर वो अपने पशुओं से मिलने वाले जो सामान हुआ करते थे, जैसे दूध, पनीर या फिर जो उनका चमड़े, उनसे मिलने वाला मांस, इन सब चीजों का विनिमय किया करते थे। मतलब विनिमय का मतलब होता है उन सब चीजों को बेचकर उन्हें जो सामान चाहिए था उन सब चीजों को खरीदना, ये सब चीजें वो किया करते थे। किसान और पशुचारक के बीच में कई बार संघर्ष, कई बार हमें लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि पशुचारक जो है वो एक जगह पर तो रहते नहीं थे, उन्हें आज यहाँ रहना, कल वहाँ रहना। तो ऐसे में नहीं, पशुचारक जो हुआ करते थे ना, वो किसानों को लूटते भी थे, बहुत से लूट भी किया करते। लूटना इन द सेंस, मतलब किसानों का जो राशन हुआ करता था उसे लूट लेना, उनका जो धन संपत्ति थी उसे लूट कर ले जाना, उन्हें मारना, इस तरीके का संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। एक चीज मारी अगर मैं आपको और इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए कि जिमरिल का मारी स्थित राजमहल, जिमरिल यहाँ का राजा था, वहां पे मारी के अंदर उनका एक राजमहल था जो काफी वर्ल्ड वाइज फेमस था, क्योंकि इस राजमहल को देखने के लिए ना दूर देश का एक छोटा राजा मारी आता है। किस चीज के लिए?
सिर्फ इस राजमहल को देखने के लिए। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो राजमहल था कितना सुंदर रहा होगा, कितना अच्छे तरीके से इस राजमहल को बनाया गया होगा। ठीक है, बस आपको यही चीज पता होनी चाहिए, बाकी आप ये पैसेज पढ़ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेसोपोटामिया में सामाजिक व्यवस्था, मतलब मेसोपोटामिया को जो समाज हुआ करता था वो कैसा था, वो हमें इस टॉपिक के अंदर जाने में। देखो सामाजिक वर्ग, देखो वर्ग का मतलब क्या होता है, देखो हर समाज के अंदर ना एक वर्ग होता ही होता है। जैसे कि एक होता है अमीर वर्ग, एक होता है गरीब वर्ग। भारत के अंदर हमें यहाँ पे वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और यूरोप के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर वर्ग जो है ना, जो वर्ण व्यवस्था या जो वर्ग की वर्ग हुआ करता है, जिसके अंदर हम लोगों को बांट दिया करते हैं, इस तरह का जो वर्ग है ना, ये हमें देखने को मिलता ही मिलता है हर समाज के अंदर। तो ऐसी मेसोपोटामिया के अंदर दो तरीके का वर्ग था, एक था जो अमीर वर्ग था और एक था जो गरीब वर्ग था। तो प्राचीन समाज में हमें वर्ग विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। समाज के अंदर एक उच्च वर्ग, एक बड़े या फिर एक अमीर वर्ग का उदय हो चुका था, जो सत्ता को, सम्मान, धन संपत्ति, इन सब चीजों के अंदर एक तरफा कंट्रोल हुआ करता था। यह वर्ग राजा, रानी, अभिजात्य, अभिजात्य मतलब जो अमीर वर्ग, अमीर लोग हुआ करते थे, या फिर जो पुजारी हुआ करते थे, जो ऊंचे अधिकारी हुआ करते थे, इन सब लोगों का पावर्स के ऊपर एक तरफा कंट्रोल हुआ करता था। धन संपत्ति का केंद्रीकरण, देखो अधिकांश धन संपत्ति समाज में एक छोटे वर्ग के पास ही सिमट के रह गई थी। मतलब कुछ ही लोग थे जिनके पास धन संपत्ति पावर्स कुछ लोगों के पास ही हुआ करते थे। इससे आम जनता और उच्च वर्ग के बीच आर्थिक असमानता जो थी वो बढ़ती चली गई थी। अब राजसी कब्रों से प्राप्त वस्तुएं, देखो राजसी कब्र वो होती है जो राजा और महाराजा की जो कब्र हुआ करती है ना, उसे हम राजसी कब्रें कहा करते हैं। नगर की जो राजा रानियां थी ना, उनकी कब्रों से हमें काफी महंगी महंगी चीजें प्राप्त होती है, जैसे कुछ महंगे आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियां, लाजवर्द वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब जो गाने के लिए जो यंत्र होते हैं, ऐसे यंत्र, ये सब चीजें मिलती हैं। जिससे क्या पता लगता है कि राजा और महाराजाओं के पास ही महंगी वस्तुएं हुआ करती होंगी इस टाइम पे। और आम लोगों की स्थिति, तो परिवार की संरचना है। समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे तरीके से रहते हैं, इस परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था। परंतु व्यवहार में, रियलिटी में वहां पे ज्यादातर लोग अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। मतलब एक शादीशुदा बेटा और उसके माता पिता साथ में ही रहा करते थे इस सभ्यता के अंदर भी। इसका अर्थ यह है कि परिवार जो है वो अर्ध संयुक्त व्यवस्था में रहते थे। मतलब आदर्श परिवार तो हमारा एक परिवार है, पर रहना तब भी माता पिता के साथ ही है। ठीक है, अब पिता का स्थान क्या है? देखो पिता जो है ना वो घर का मुखिया हुआ करता, घर का हेड हुआ करता। जैसे कि आज के समय भी अगर आपकी दादा जिंदा है तो आपके घर के मुखिया कौन हुए? दादा हुए। दादा के बाद कौन मुखिया बन जाएंगे? पापा बन जाएंगे। पापा के बाद कौन बन जाएगा मुखिया? आप बन जाओगे। तो पिता का स्थान क्या हुआ करता? मुखिया का स्थान। वह संपत्ति, तो घर में क्या डिसीजन लिए जाएंगे, क्या निर्णय लिए जाएंगे, पारिवारिक पारिवारिक प्रतिष्ठा, इन सब चीजों के बारे में कौन निर्णय लिया करता था? घर का मुखिया। इससे पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था की पुष्टि भी होती थी। पितृसत्तात्मक का क्या मतलब होता है? पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि जो पुरुषों का वर्चस्व है, पुरुषों का महत्व ज्यादा होता है इसके अंदर। जैसे कि मान मेरे पिता राजा है, तो उसके बाद जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा? मैं बनूंगा। जो घर का बेटा होगा वो बनेगा। ये नहीं कि अगर बेटी है तो बेटी बनेगी, नहीं, सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व होता है इसके अंदर। हमें पिता के बाद बेटे, बेटे के बाद उसका बेटा, बेटे उसके बेटे के बाद उसका बेटा, इस तरीके से जो व्यवस्था, इस तरीके से पावर्स है वो कैसे एक बाप के बाद उसके बच्चों को मिल जाती है, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं पितृसत्तात्मक प्रणाली में। अब यहाँ की विवाह की प्रक्रिया कैसी थी? तो शादी कैसे होती थी? यहाँ पे हमें ये समझता है। देखो शादी जो है ना, यहाँ पे एक सामाजिक रस्म नहीं थी, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक समझौता हुआ करती। विवाह की घोषणा पूरी सार्वजनिक रूप से की जाती थी। मतलब सभी लोगों को बताया जाता था कि हमारी बेटी शादी के लिए तैयार है या वो शादी करना चाहती है, जिससे पूरे समुदाय को इस चीज की जानकारी हो जाया करती थी। वधु के पिता या फिर वधु के माता पिता की सहमति इसकी शादी के लिए बहुत जरूरी हुआ करती थी। बिना इसके उनकी शादी नहीं हो सकती थी। इससे ये चीज स्पष्ट होती है कि उस समय में विवाह के लिए परिवार की भूमिका का कितना इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। वर पक्ष द्वारा उपहार दिए जाते थे, जो कभी कभी दहेज के रूप में भी देखे जाते थे। देखो वर पक्ष के द्वारा ना स्त्री को, जिससे जिसके साथ वधु का जो पक्ष है, जो वधु है, उसको उपहार दिया जाता था, उसको गिफ्ट दिया जाता था। आज के समय में तो हम उल्टा देखते हैं, वधु के घर वाले वर को पैसे देते हैं, मतलब जो लड़की के घर वाले हैं वो लड़कों के घर वालों को पैसे देते हैं शादी के लिए। दहेज दहेज जो देते हैं, जो गिफ्ट देते हैं, या जो भी कह सकते हैं, दहेज देते हैं बेसिकली। और उस टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया के अंदर लड़के के घर वाले लड़की को दहेज या फिर जो गिफ्ट है
वो दिया करते थे। उपहार जब एक-दूसरे को देते थे उसके बाद वहाँ पे एक सामूहिक भोज जैसे आज के टाइम में होता है ना शादी-वादी होने के बाद एक पार्टी होती है, एक खाना-पीना होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर भेंट चढ़ाई जाती थी, जैसे आज के टाइम की शादी-वादी होती जाती है, तब मंदिर जाते हैं, तो उस तरीके से वो लोग भी मंदिर जाया करते थे, मंदिर के अंदर भेंट चढ़ाया करते थे, जिससे विवाह को एक धार्मिक स्वीकृति भी मिलती थी। और वधू का जो हिस्सा है वो उसको विवाह के समय उसे दे दिया जाता था। उत्तराधिकारी की व्यवस्था देखो संपत्ति का उत्तराधिकारी पिता से उसके पुत्र को मिलता था। जैसे घर के जो भी उस पिता की जो भी संपत्ति है वो उसके पुत्र को दे दी जाती थी। और ये व्यवस्था आज भी समाजों में देखने को मिलती है कि पिता के बाद उसके बेटे को सारा कुछ सब कुछ उससे मिल जाता है, उसकी बेटी को नहीं दिया जाता है। पर कहीं न कहीं आज के समय में लोग अपनी बेटों को भी देते हैं और अपने बेटों को भी देते ही देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेसोपोटामिया में भवन निर्माण। देखो मेसोपोटामिया के अंदर जब भवनों का निर्माण मतलब जो भी वहाँ पे नगर व्यवस्था थी, जैसे भी वहाँ पे घर-वर बनाए गए, जैसे-जैसे वहाँ पे भवन-ववन बनाए गए, वो एक सही तरीके से बनाए नहीं गए थे। वहाँ पे प्लानिंग वहाँ पे भी ढंग से नहीं की गई थी। बहुत सी जगहों पे हमें सही प्लानिंग देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं, एक घर जैसे मतलब कोई नगर बसाना है तो उसका एक प्लान किया जाता था कि इस तरीके से घर बसाए जाएँगे, वहाँ पे इतनी गलियाँ होंगी, इतने घर होंगे। जैसे मान लो ये गली है, तो आज के समय अगर घर बसाना हो तो यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, ऐसे ही इसके सामने एक घर है, इस तरीके से घर बसेंगे। पर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाता है ना कि यहाँ पे जो घर बसाए गए, वो एक तरीके से प्लानिंग से नहीं बसाए गए थे। मान लो एक घर यहाँ बसा पड़ा है, तो एक घर इसके यहाँ पे बसा देंगे, एक घर इसके यहाँ बसा देंगे, एक घर यहाँ बसा देंगे। इस तरीके से कहीं पे भी घर बना दिए गए जिससे यहाँ की जो गलियाँ थी, जो हमें यहाँ पे सड़कें देखने को मिलती है, जो गलियाँ देखने को मिलती है, वो एक प्लानिंग से नहीं बसाई गई थी। वहाँ पे हमें सुनियोजित ढांचे का अभाव देखने को मिलता है। यहाँ की गलियाँ हमें टेढ़ी-मेढ़ी देखने को मिलती हैं जिससे नगर के अंदर आवागमन जो हम आना-जाना करते थे वो भी काफ़ी कठिन हुआ करता था। नगर जो है एक समान भूखंड पर नहीं बना हुआ करते थे। मतलब कहीं पर किसी ने कहीं ऊँचे पे घर बना दिया, किसी ने काफ़ी नीचे पे घर बसा दिया, कहीं पे भी कुछ भी बसाया, कहीं पे भी कुछ भी बना देखने को हमें मिल जाया करता था यहाँ पे। हर घर भवन का आकार जो है हमें काफ़ी अलग-अलग हुआ करता था, जिससे शहरी योजना का अभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो नगर था या काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाया गया था, मतलब योजनाबद्ध मतलब प्लानिंग करके नहीं बसाया गया था, कुछ भी किसी ने भी बसा दिया था, जिसका जैसा मन करा वहाँ पे वो लोग रहने लग गए। यहाँ पे गलियाँ, मकान और सार्वजनिक स्थान किसी भी नियम के तहत नहीं बने थे। जल निकासी प्रणाली देखो जल निकासी प्रणाली क्या होती है जैसे आज के टाइम में देखा होगा आपकी गलियों में नाली होती है, वो नाली गटर से कनेक्ट होती है, वो गटर किसी बड़े नाले से कनेक्ट होता है। इस तरीके से ये चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलती है। बट इसके अपोज़िट जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे में भारत की सभ्यता को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे जल निकासी प्रणाली वहाँ पे कितनी अच्छी की गई थी, कितने अच्छे तरीके से की गई थी। वहाँ पे हमें नालियाँ देखने को मिलती हैं, गड्ढे देखने को मिलते हैं, नाले देखने को मिलते हैं। उन्होंने नगरों का निर्माण काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। अब अच्छी जल निकासी प्रणाली ना होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे गंदा पानी गलियों में इकट्ठा होने लग गया, जिससे गंदगी बढ़ी और इन सब चीज़ों के ज़रिए बीमारी भी बढ़ने लगी थी। लोग गलियों के अंदर ही कचरा फेंक दिया करते थे, जहाँ जिसका मन करा वहीं कचरा फेंक दिया। इससे गलियाँ भी ऊँची-नीचे होने लग गई थी। इससे जल निकासी की प्रणाली के अंदर हमें काफ़ी समस्या देखने को मिलती है, सफाई के अंदर हमें काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। घर बनाते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखा जाता था कि घर के अंदर प्राइवेसी होनी चाहिए, घर की जो गतिविधि है, तो बाहर के लोग ना देख सकें। तो इसलिए ये लोग घर की प्राइवेसी का ध्यान काफ़ी रखा करते थे। और यहाँ पे हमें नगरवासियों के लिए और जो शासक थे, जो राजा-महाराजा थे, उनके लिए अलग-अलग कब्रिस्तान हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं कि राजा-महाराजाओं के लिए ये वाला कब्रिस्तान होगा और जो आम लोग हैं, उनके लिए ये वाला कब्रिस्तान होगा। इससे क्या मतलब लगता है कि समाज के अंदर एक वर्गीकरण था, मतलब बड़े लोगों के लिए ये वाला और जो नॉर्मल पर्सन थे, उनके लिए ये वाला। ऐसे कुछ सामान्य नागरिकों को उनके घर के अंदर मतलब कुछ लोगों का हमें ये भी देखने को मिलता है यहाँ पे कि कुछ लोगों को उनके घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ये उनकी कोई पारिवारिक परंपरा थी मतलब उनको कुछ मानना होगा कुछ चीज़ें कि घर के अंदर दफनाने से ही हो सकता है वो बंदा वो जो व्यक्ति जो मरा है वो भगवान से कनेक्ट रहे। इस तरह की कुछ उनकी मान्यताएँ हुआ करती होंगी। देखो ये मैंने मैप लगा रखा है जो उरनगर का एक रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाका का मतलब होता है वहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े अमीर लोग रहा करते होंगे। तो यहाँ पे तो कोई टेढ़ी-मेढ़ी गली कहीं पे कोई गली खुली है, कोई रास्ता कहाँ पे खुला है, कोई कहाँ पे बंद हो रहा है। कुछ यहाँ पे एक वेल मैनर्ड तरीके से नहीं बसाया गया था। कोई गली कहीं खुलनी चाहिए तो वो वहाँ पे बंद हो रखी है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है? बस ये लास्ट टॉपिक था आपका। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल जॉइन करना ना भूलें। इसके नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएँगे, तो आप इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक कमेंट करना ना भूलें, हमारी मोटिवेशन के लिए।